नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और एक बड़ा इवेंट जो कि हो चुका है और उस बड़े इवेंट के बाद अब मार्केट में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी कि आप ये समझिए कि बजट के बाद बाजार में धुआंधार तेजी है और बजट के अगले दिन ही निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया। बाजार इस समय इस बात से खुश है कि सरकार ने वित्तीय घाटे को काबू में रखने का शानदार कदम उठाया और उसके बावजूद भी वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया है। जानकारों को लगता है कि बाजार में धमाकेदार तेजी आगे भी जारी रहेगी और ऐसे में बजट के बाद किन शेयरों में पैसा बनेगा, इसकी तैयारी आपके लिए सीएनबीसी आवाज ने की है अपने इस खास शो बजट कहां है मौके में। तो बजट के बाद बाजार एक बढ़िया रफ्तार में है और इस तेजी की रफ्तार के अंदर आपको कहां बेट करना है, कैसे मार्केट्स की चाल आगे की रहेगी, क्या मान रहे हैं जानकार, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। और हमारे साथ हर बार की तरह दो जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ गौरांग शाह मौजूद हैं, साथ साथ हिमांग जानी सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे अपनी इस खास पेशकश में अलग अलग स्टॉक्स को लेकर भी और मार्केट के मौजूदा स्तरों पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इसको लेकर भी। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स के ऊपर एक मैं टेक चाहूँगा। गौरांग सर, शुरुआत आपसे ही करूँगा क्योंकि बजट में इस बारी अनुमान बहुत नहीं था कि वोट ऑन अकाउंट है, पार्शियल बजट होगा, आगे चल के सरकार इसके ऊपर दोबारा जो कामकाज है वो करेगी, लेकिन जितनी भी उम्मीदें लगाई गई थी उसको खरे उतरता हुआ देखा है हमने एटलीस्ट कि यहाँ वोट ऑन अकाउंट के लिहाज से भी थोड़ा बेटर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर साइड आता हुआ दिखाई पड़ा है और मार्केट उसको चीयर भी कर रहा है अपने नए ऑल टाइम हाइस पे बाजार कामकाज करते हुए। सो इस सिचुएशन में आप कैसे रीड कर रहे हो ये बार का बजट, क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने मार्केट से, अब आगे के लिए क्या करा जाए? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ऑन अ लाइटर नोट, एक दिन के बाद में समझ में आया बजट बाजार को। कल अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से कोई कारण नहीं था जो बाजार ने रिएक्शन दिया, लेकिन बाजार अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से कामकाज करता है। देर आए दुरुस्त आए सुमित, मेरे ख्याल से उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए थी ये बजट में से कि वित्त मंत्री जी बहुत बड़ा फेरबदलाव करेंगे, क्योंकि ऑन अकाउंट बजट था। कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के कारण कोई बड़े फैसले या निर्णय सरकार नहीं ले सकती है। ये स्पष्टीकरण श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने 10-15 दिन पहले खुद ने दिया था। 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि ज्यादा उम्मीद मत रखिए, लेकिन जो भी पहलू को छुआ, जो भी थोड़े बहुत बदलाव किए, वो मेरे ख्याल से काफी अच्छे थे, सराहनाजनक थे। और सर्वोच्चम शिखर के पास हम कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स, आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन, शायद थोड़ी उठापटक आखिर के घंटे 1.5 घंटे में हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो समय भी दूर नहीं था। पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल से 21,300 पर हम गए थे और उसके नीचे गए थे और फिर ऊपर आए हैं। तो हर एक गिरावट पे खरीदारी का मौका है सुबह, हर एक गिरावट में खरीदारी का मौका। लेकिन गौरांग सर, ये जो खरीदारी के मौके हैं ये बहुत पिक एंड चूज करने की अब जरूरत नहीं आ गई, क्योंकि एक ऑलरेडी बीते एक साल में हमने 70% के आसपास तेजी स्मॉल कैप में देख ली, मिड कैप में देख ली 50% की तेजी, निफ्टी फ्रंटलाइन इंडेक्स 20-22% ऊपर है। सो मतलब पीएसयू ऑल टाइम हाई पर, ऑटो ऑल टाइम हाई पर, रियल्टी में जोरदार तेजी। तो थोड़ा मौके चुनने के लिए ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है अब। ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको हमेशा रखना चाहिए। शेयर बाजार में ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लो और आपको 15-20% का रिटर्न मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को और निवेशकों को एक नम्र विनती ये करना चाहूंगा कि स्मॉल और माइक्रो कैप जो शेयर्स है, जिसके कोई बुनियाद नहीं है और वो 20-30, 40, 50% चल चुके हैं, उसमें सावधानी रखें और बाजार में किसी भी वक्त आप निवेश करें, चाहे वो गिरते हुए बाजार में हो या चढ़ते हुए बाजार में, आपको सूझबूझ, समझ, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ही निवेश करना चाहिए। कभी भी निवेश करें, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या आपने पिक किया वो। अगर आप किसी भी माइक्रो कैप में जा रहे हैं तो गौरांग सर भी बात कह रहे हैं कि ध्यान संभल कर ही रणनीति बनाइएगा। हिमांग सर, अब आपकी राय, क्योंकि बजट में जो बातचीत हो भी रही है कि बहुत ज़्यादा घोषणाएं होने की उम्मीद भी कम थी और हुई भी कम है, लेकिन फिर भी मार्केट ने चीयर किया, अपने नए रिकॉर्ड्स की तरफ है। अभी आप कैसे देख रहे हो ये एक बड़े इवेंट को,
और आपकी रणनीति क्या है निफ्टी को लेके या मार्केट्स को लेके? सुमीत और गुड आफ्टरनून गौरांग एंड व्यूअर्स। सी बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि बजट में हाइप तो मतलब होता ही है, बिकॉज मीडिया के लिए सबके लिए एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, बट वोट ऑन अकाउंट था और इवेंट इज आउट ऑफ द वे। अच्छी बात यह है कि कोई मेजर नेगेटिव सरप्राइज नहीं था। इनफैक्ट जो फिस्कल कंसोलिडेशन और कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर जो प्रावधान रखे हैं वो थोड़े से पॉजिटिव ही है। और मार्केट मेरे ख्याल से आज की जो रैली है वो इवेंट खत्म हो गई और जो अर्निंग्स की सीजन चल रही है उसमें एक मोमेंटम अच्छा है। बाय एंड लार्ज ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अगर आप देखें तो सेटअप काफी अच्छा है। टेक्नोलॉजी स्पेस यूएस में काफी अच्छा कर रही है। तो ये सब चीजों के ऊपर मुझे लगता है कि अब मार्केट फोकस करेगा और मुझे लगता है कि नो डाउट मार्केट में एक अच्छी ग्रोथ हमने देखी है, पर अभी भी निवेश के मौके तो जरूर है, क्योंकि बड़ा इवेंट इलेक्शन का है। इंटरेस्ट रेट्स के अंदर स्टैंड थोड़ा सा फेवरेबल है, तो जहां जहां पे अर्निंग्स मोमेंटम अच्छा होगा वहां पे निवेश के मौके भी बने रहेंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। निवेश के मौके मिलते रहेंगे आप क्योंकि अभी बहुत सारे इवेंट्स अवेटेड हैं, बात सही है। अभी इलेक्शन है, उसके अलावा एक और बजट है, तो ये है, प्लस अर्निंग्स हैं। अर्निंग्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे कहीं अगर अच्छे फॉल्स आते हैं तो। अब मौक़ों की बात हो ही रही है तो शुरुआत भी कर ही लेते हैं उन मौक़ों की जो कि हमारे जानकार मान रहे हैं कि यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं अच्छी तेज़ी के लिए। तो गौरांग सर, सबसे पहला नाम आप ही के पास आऊँगा, कौन सा? सरकार की ही चर्चा हो रही है और सरकार चर्चा में रहेगी सुमित, मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक कारणों को लेकर के। और सरकारी कंपनियों में हमने देखा है पीएसयूज में बहुत अच्छा रुझान, चाहे वो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी हो, ऊर्जा से जुड़ी हुई कंपनी हो, या फिर कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, सरकारी बैंक्स वगैरह वगैरह। तो सरकारी कंपनी की सूची में ही हमने एक नाम पसंद किया है और वो है BEL। बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। BEL में मुझे लग रहा है जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र को लेकर के ऑर्डर मिला है, जिस प्रकार से ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन हो रही है और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से ऑर्डर मिलेंगे, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। 260 के लक्ष्य बहुत ही न्यूनतम है और इस परिणाम के आधार पर, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के आधार पर अगर अच्छे आते रहे तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ। तो गौरांग सर, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी पीएसयू की हमने देखी है, 100% का उछाल आया इस ग्रुप में, इस सेक्टर में, तो उसके बाद भी पीएसयू कंफर्ट जोन में है यहाँ पर, या इस तरह की क्वालिटी को हम नीचे भी मिले अगर तो और ऐड करते रहे? निश्चित और अवश्य आपको ये करना चाहिए सुमित भाई। और मैं ये बात हमारे ही चैनल पर काफी लंबे समय से कह रहा हूं कि ये मात्र रक्षा है, ऊर्जा उत्पादन है, रेलवे से जुड़ी कंपनियां हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां, इंफ्रा कंपनियां हैं। ये सिर्फ 6 महीने, साल, 1.5 साल की बात नहीं है। ये बहुत लंबी, मेरे ख्याल से परिवर्तन बेहतर के लिए जो सरकार ने किया है। तो कभी भी शुरुआत कीजिए, और हमेशा ये बात कहता हूं मैं सुमित भाई कि उतावलापन करके कभी निवेश नहीं करना चाहिए। अनुशासन के साथ शुरुआत कीजिए और गिरावट आए तो और जोड़ दीजिए। शासन के साथ शुरुआत और गिरावट आए तो और जोड़ लें, ये कीवर्ड है और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है, वो है BEL। 260 के टारगेट्स के लिए गौरांग सर की तरफ से पहला नाम ये आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिमांग सर, आपकी तरफ से पहला नाम? मेरी तरफ से भी पीएसयू ही है पहला नाम। कंपनी का नाम है कॉनकॉर और दो बेसिक आर्गुमेंट्स है। एक तो ये है कि जो रेलवे इंफ्रा और जो फ्रेट कॉरिडोर की जो बातें जो बजट में भी की गई थी, और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो बहुत क्लियर है। गति शक्ति फ्रेमवर्क के अंदर 434 प्रोजेक्ट्स में 11 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। और जो एग्जिम ट्रेड है
उसके रिलेटेड जो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कॉनकोर के अंदर आ सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट इलेक्शन एक अच्छा डाइवेस्टमेंट का प्रोग्राम भी रोल आउट होगा, जिसमें कुछ स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें कॉनकॉर डेफिनेटली फोरफ्रंट पे रहेगा। तो ये दोनों ट्रिगर के चलते हुए कॉनकॉर एक अच्छा निवेश हो सकता है। हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 1060 रुपीज। 1060 के टारगेट्स के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आप बेट कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रिगर्स आपको हिमांग सर बता रहे हैं और एक डीमर्जर को लेकर जो अलग अलग असेट्स के डीमर्जर जो है, जैसे CSCI में हुआ, जैसे BEML में हुआ, ऐसे ही कुछ और डीमर्जर की बातचीत भी है बड़े एसेट क्लासेस में। तो रेलवे की एक मेगा कंपनी, रेलवे कंटेनर फ्रेट की मेगा कंपनी, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं 1060 के टारगेट्स के लिए। ये 2 PSU के नाम आपकी स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं। अब गौरांग सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से। ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी सुमित कमर्शियल व्हीकल बनाती है, केवल मात्र लाइट, मीडियम और हेवी एंड मल्टी एक्सल टनेज व्हीकल्स। अशोक लेलैंड, इस पर भी काफी लंबे समय से हमने चर्चा की है, राय दी है, और निरंतर जो सुधार हुआ है परिणामों में वो काबिले तारीफ है। और हमें लग रहा है कि ये सुधार जो है अब नतीजों में आपको और ऊपर की तरफ दिखेगा। 245 तक के लक्ष्य अशोक लेलैंड ने निर्धारित किए। और ये जो पूरा स्क्रैपेज पॉलिसी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर के जो परिवर्तन हो रहा है, उसका भी फायदा कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी। तो अशोक लेलैंड, ये एक और दिग्गज कंपनी, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, और पुरानी हिस्ट्री भी है इस कंपनी की, और बहुत समय से ये कंपनी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है, ना केवल डोमेस्टिक फ्रंट पर, डिफेंस के लिए, अदरवाइज ये कंपनी बहुत सारे काम काज करती है। तो 245 रुपये के टारगेट्स के लिए आप अशोक लेलैंड के ऊपर बेट कर सकते हैं। दूसरा नाम रहेगा हिमांग सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। दूसरा मेरा पिक रहेगा LIC हाउसिंग। हाउसिंग एक बड़ी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए भी, और अदरवाइज भी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जिस तरह की ग्रोथ हम देख रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल्स है उनको एक अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। ये क्वार्टर में कुछ कुछ कंपनियों में निम्स के प्रेशर थे, पर मुझे लगता है LIC हाउसिंग जो है की कॉस्ट ऑफ फंडिंग और जिस तरह की फ्रेंचाइज वगैरह है, मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा। और अगले 2-3 साल में मुझे लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी में। और वैल्यूएशन से काफी अट्रैक्टिव है, लगभग 1.7-1.8 टाइम प्राइस टू बुक। तो ये स्टॉक में निवेश करना चाहिए। प्राइस टारगेट रहेगा 725 रुपए। 25 के टारगेट्स के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। हिमांग सर मान रहे हैं कि एक अच्छे अपसाइड स्टॉक के अंदर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हिमांग सर, वैसे भी हाउसिंग इस बजट के लिए एक बड़ा थीम भी बन के आया, जहां पे नए घर देने की बातचीत है, रूरल एरियाज में बड़ा स्पेंडिंग हो रहा है स्पेस को लेकर। तो ये थीम भी काम करेगी, और अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पीक पर है तो बहुत सारा डाउनसाइड ही खुलता हुआ दिखाई पड़े, तो वो भी इनके मार्जिन को सपोर्ट करेगा। ऐसा भी कुछ होगा क्या? बजट के अंदर जो प्रावधान किया गया है, 2 करोड़ से ज्यादा हाउसेस अगले 5 साल में उपलब्ध करवाए जाएंगे। और नई जो मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम जो है वो भी लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है हाउसिंग के अंदर, उसमें इस तरह के प्रावधान से और उसको मजबूती मिलेगी। और फाइनेंशियल्स के तौर पे अगर आप देखें तो काफी सस्ती है कंपनी, अभी सेक्टर उतना चला नहीं है, तो वहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रिगर मिल सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये चौथा नाम रहेगा जिसके ऊपर आप बेट करके चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। गौरांग सर हमारे साथ बने रहेंगे, हिमांग सर बने रहेंगे, उनसे हम आगे बजट के ऊपर बातचीत करते रहेंगे, कुछ और सेक्टर्स के ऊपर बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ 2-2 स्टॉक्स के ऊपर और बातचीत बाकी है। छोटा सा ब्रेक के उस तरफ हमारी खास पेशकश और एक बड़े इवेंट यानी बजट के बाद अब आपकी बाजार में रणनीति क्या हो, स्पेशली कौन कौन से शेयर जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, और जानकार क्या मान रहे हैं, कौन कौन से थीम आने वाले समय में चल सकते हैं, इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। और हिमांग सर, वो अगली तरफ आपकी तरफ से अगला नाम जो आने वाला है, तीसरा नाम, वो कौन सा होगा? तो सुमित, तीसरा नाम है PSU बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कल नतीजे भी है। जो
बजट रिलेटेड जो बोरोइंग प्रोग्राम था उसमें जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम बोरोइंग का प्लान वित्त मंत्री ने दिया है। तो बॉन्ड यील्ड्स की एक पॉजिटिव इम्पैक्ट थी, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स के ऊपर उसका एक रब ऑफ आएगा। उसके अलावा स्टेट बैंक में परफॉर्मेंस वाइज हम काफी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा रीरेटिंग अभी भी बाकी है स्टेट बैंक के अंदर। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की सब्सिडरीज है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वैल्यूएशन रिजर्व कर दी है। जस्ट आपके जानकारी के लिए, जो रिटर्न ऑन एसेट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो एचडीएफसी बैंक से भी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली 1.82 की प्राइस टू बुक डिजर्व करता है, तो इसमें डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। हमारा जो प्राइस टारगेट है स्टेट बैंक में वो है 740 रुपीज। हिमांश सर, जो आपने दाम रखा है यानी 740 रुपए है, क्योंकि इस कंपनी के साथ कैच क्या है कि इसकी अर्निंग्स स्टैंड अलोन नहीं बल्कि इसके कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे तो एसओटीपी में बहुत ही स्ट्रांग आएगा। इसके पास एसबीआई लाइफ भी है, एसबीआई कार्ड भी है और बाकी नॉन लिस्टेड कंपनीज भी हैं। सो आमतौर पे बाजार में जो निवेशक होते हैं वो ये चीज़ को इवेलुएट नहीं कर पाते। ये सिर्फ खाली अकेली पीएसयू कंपनी नहीं है, पीएसयू बैंक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियों की होल्डिंग वैल्यू भी है। सो उसको आप कैसे देख रहे हो कि उनकी परफॉर्मेंस भाई बहुत स्ट्रांग होकर आ रही है? सुमीत, अगर आप देखें तो जो सब्सिडरी कंपनीज है, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, एसबीआई कैप्स हो, इवन म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा कारोबार है। एसबीआई म्यूचुअल फंड देश की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है। तो ये जो तीन चार सब्सिडरीज है उसकी वैल्यू अगर आप जोड़ ले, तो जो टोटल आप वैल्यू आज एसबीआई की पे कर रहे हो उसमें आपको 40% का तो सब्सिडरीज का वैल्यू मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। तो मुझे लगता है कि इसमें एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से काफी स्कोप है, और जो कोर बिजनेस है एसबीआई का उसमें भी लगातार हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे वो लोड ग्रोथ हो, चाहे वो निम्स हो। मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली निवेश करना चाहिए, और बहुत बड़ा अपसाइड और रीरेटिंग अभी भी बाकी है। एसबीआई एक नाम जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हो 740 रुपए के टारगेट्स के लिए। पुराने ऑल टाइम हाइस को ब्रीच करके कामकाज करा और अभी भी शायद ये तेजी आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ सकती है। गौरांग सर, अब आपकी तरफ से जो आखिरी नाम है वो कौन सा होगा? संजोग की बात है, हेमांग ने सरकारी बैंक का नाम लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हमारी भी पसंद जो है वो इसी सरकारी बैंक की श्रेणी में से आती है, कैनरा बैंक। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और अभी जो विश्लेषण हिमांग भाई ने सरकारी बैंकों को लेकर के, एसबीआई को नतीजों को लेकर के जो किया, उसी सोच और विचारधारा और तर्क के आधार पर बहुत पसंद आती है कैनरा बैंक, और एक बहुत बड़ी री रेटिंग मेरे ख्याल से आने वाले समय में नतीजों के आधार पर होगी। और निरंतर सुमित आप देखने जाएं तो सरकारी बैंकों में आप देखिए, एक कमजोर कड़ी सरकारी बैंकों में थी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। नतीजे आए और नतीजे के बाद जो पीएनबी के मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी, वहां पर भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा, तो अगर पीएनबी जैसी बैंक में इतना बड़ा एसेट क्वालिटी को लेकर के परिवर्तन हो सकता है, तो बाकी जो दिग्गज मझौली या फिर बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुई, कैनरा बैंक हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा हुई, वहां पर भी आपको उसी तरीके से बेहतर ही देखते हुए मिले। तो कैनरा बैंक पर खरीदारी की राय है, और निरंतर लक्ष्यांक को ऊपर लेते जाते अभी जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं वो करीबन 600 रुपए के आसपास। सर, यहाँ भी मेरा वही सवाल है, ये केनरा बैंक भी दूसरा ऐसा बैंक है जिसकी सब्सिडरीज की बहुत वैल्यू है और वो इवेलुएट नहीं की जाती इसकी स्टैंड लोन परफॉर्मेंस में आमतौर पे। सो आप भी ये मानते हो कि हाँ, वो वैल्यू अनलॉकिंग या फिर वो वैल्यू को भी इवेलुएट करना चाहिए विद टाइम? आपको सभी समीकरण सामने रखना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपने जो एक टर्म का इस्तेमाल किया, एसओटीपी, सम ऑफ पार्ट्स, तो यहाँ पर भी वही है सुमित। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये बहुत, जो भी तीनों कंपनियों के लक्ष्यांक मैंने दिए हैं बहुत ही साधारण से दिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्यांक हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो आपको सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो सभी पहलुओं के लिहाज से अगर आप देखना चाह रहे हैं और आपको लगता है कोई बैंक जहां पर अभी भी वैल्यू है, आप
केनरा बैंक और एसबीआई, इन दोनों को भी देख सकते हैं। तो 6 स्टॉक जिन पर हमने बातचीत की उसमें गौरांग सर की तरफ से पहला नाम आया BEL, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं डिफेंस स्पेस की स्टोरी को प्ले करने के लिए। साथ ही साथ डिफेंस स्पेस के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल की स्टोरी प्ले करनी है तो अशोक लेलैंड ये दूसरा नाम हो सकता है। बैंकिंग स्पेस से केनरा बैंक के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर रेलवे की स्टोरी को प्ले करना है तो कंटेनर कॉर्प एक नाम हो सकता है, जो कि हेमांग सर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। हाउसिंग स्टोरी को प्ले करने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसको आप बेट कर सकते हैं। और PSU स्टोरी को अगर आप अभी भी और प्ले करना चाहते हैं तो SBI, जहां पर इतना बड़ा रनअप नहीं आया, तो इसको भी आप बेट कर सकते हो। ये तमाम 6 शेयर जहां पर आप इस बजट के आधार पर अपने निवेश की रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका भी और हेमांग सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और हर बार की तरह हमारे को अलग अलग मौक़ों पर मौजूद रहने के लिए हमारे साथ और तमाम निवेशकों की हेल्प करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश को यही समेटेंगे, लेकिन एक बड़ी तेज़ी इस बजट से पहले भी देखी है और इस बड़ी तेज़ी बजट के बाद भी हम लगातार देख रहे हैं। ध्यान संभल कर अपनी रणनीति बनाएं और अकॉर्डिंगली उसमें बने रहें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।